आज मैं सास मैं रहमतुल्लाह। दोस्तों आप देख रहे हैं आपको मरा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छे चैनल को लाइक शुरू कर दीजिएगा। तो चलते हैं फेक नहीं रियल हिस्ट्री की स्टडी करो पाकीज़। तो ये तो ठीक बात है कि हमारे जो मवाद है बुक्स के अंदर वो उसमें गुड बुडेशन है, मैंने भी खुद नोट की भी किया है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर इसके बाद बात करते हैं इस पर। जब बना था पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास टोटल 2 इंडस्ट्रीज थी, 2 से 4 से 10 कर सकते हैं आप, और उनके पास उस वक्त सतनी थी 10-12, लेकिन अगर हम देखें तो वो 80-90 की तरफ जा चुके थे। मैं फिर कहता हूं ना कि आप लोगों को ना स्टडी करने की बहुत जरूरी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो भी रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और इसका टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन और इंडियाज डेवलपमेंट, एलन मस्क कमिंग टू इंडिया। हाँ भाई, ये तो बात सही है। एलन मस्क जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं और एलन मस्क इंडिया आ रहे हैं और चीन में लेकर इसे बड़ी खलबली मची हुई है। चीन परेशान है। चीन की तरफ से एक प्रोपेगेंडा उसकी मीडिया में लग गई है कि भारत में ऐसा है, भारत में वैसा है, भारत में ईवीज का ऐसा है, कामयाब नहीं होंगे तो ये नहीं, मतलब पूरी बौखलाहट आप समझ रहे ना, क्योंकि चाइना से शिफ्ट होने वाला है टेस्ला। तो अब चाइना हड़बड़ाया हुआ है, तो ऐसे आर्टिकल छापे जा रहे हैं, ऐसे ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि भाई टेस्ला जो है अगर भारत में लेकर जाते हैं एलन मस्क उसको तो नुकसान होगा, फायदा नहीं है, चीन में रहने का फायदा है। भाई वो एलन मस्क है, वो ऐसा नहीं करता कोई भी काम। तो चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं, पाकिस्तान दिन ब दिन जो कंडीशन, जो बुरी कंडीशन में जाता जा रहा है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं, या जो हमें कह दिया जाता है वो जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। क्या इंडिया हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है? क्या इंडिया हमें तबाह करना चाहता है? नहीं, इंडिया का इसमें मसला नहीं है मेरे ख्याल से, कि जिस तरह हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बुनियाद जब हमने रखी है वही हमने ऐसी बुनियादों पर रखी है जो आज मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चल ही नहीं सकती। 20वीं सदी के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो बने हुए हैं, आज तक ना हमने कवानीन बदले हैं, ना ही उन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप बाहर किसी को इसके लिए आप कहो कि जी वो बंदे ने करवाया है या उसने करवाया है, हमें अपने अंदर आज देखना चाहिए और अपने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश ठीक है, 1947 से अगर स्टार्ट लें, हम बात करें कहाँ पे आके हमने गलतियाँ करनी स्टार्ट की। अगर हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, हम हिस्ट्री का एक ये क्वेश्चन करते हैं, किधर से पॉइंट आउट करिए कि किस जगह पे जाके, कौन से सन में जाके, कौन से ईयर में हमने मिस्टेक्स करना स्टार्ट की जिसकी वजह से हम आज इस कंडीशन। ठीक है, मिस्टेक्स जो हैं वो खास किसी ना ही पॉलिटिकल पार्टी से मिलानी चाहिए हमें, ना ही किसी एक खास बंदे के साथ लिंक करना चाहिए कि जी इस बंदे ने, जैसे अभी एक पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है कि जी फलां बंदे ने खराबी कर दी या फलां ने। ये हमने शुरू में जो इंस्टीट्यूशंस की बुनियादें रखी, जैसे कि 1947 के अंदर से लेके 58 तक हमारे पास 56 तक कोई आइन नहीं था, आइन तोड़ा गया, फिर दोबारा से, या 73 तक जब तक हम गए हैं तब तक हम आइन भी 2 दफ़ा तोड़ चुके थे और उसके बाद अपने मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हम गंवा चुके थे। तो उसके बाद हमने सबक सीखने थे कि जी हमने बाकी सूबों को इख्तियार देते हुए अपने आप को कैसे बेहतर करना है। हमने 18वीं तरमीम की, सूबों को राइट्स दिए गए, लेकिन हम उसको भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सके। और आज ये हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बात चली कि 18वीं तरमीम को वापस करके हमें दोबारा सेंटर की तरफ पावर लेके आनी चाहिए। तो ये वाली आपने ये बोला कि प्रॉब्लम्स किसी भी स्पेसिफिक पार्टी को नहीं हमने मेंशन करना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, सीटो सेंटो का जो इशू था, आपको नहीं लगता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, कहीं कहीं उस सीटो सेंटो से ही हम गलती की तरफ चल गए, हम ग्रुप्स में आ गए, और जो दूसरे खासतौर पे इंडिया था उसने न्यूट्रल रहा और उसने रिलेशन नॉन अलायंस रखा और रिलेशन सबके साथ बेहतर रखने की कोशिश की। जी ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ कंपैरिजन मेरे ख्याल से लोग करते भी हैं, और आजकल एक बहुत पॉपुलर चीज़ बनी हुई है कि इंडिया आईटी में बहुत ग्रूम कर गया है, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन क्या कंपैरिजन नहीं करना? नहीं, कंपैरिजन कर सकते हैं आप, किया जा सकता है, लेकिन किसी भी 2 बंदों की जब रेस होती है तो स्टार्ट देखना चाहिए कि एक बंदे ने कहाँ से किया और हमने कहाँ से किया। जब बना था पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास टोटल 2 इंडस्ट्रीज थी, 2 से 4 से 10 कर सकते हैं आप, और उनके पास उस वक्त सतनी थी 10-12, लेकिन अगर हम देखें तो वो 80-90 की तरफ जा चुके थे। तो रेस जो स्टार्ट हुई है, मैं फिर कहता हूं ना कि आप लोगों को ना स्टडी करने की बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोगों की स्टडी मुकम्मल नहीं है, आप लोगों की रिसर्च मुकम्मल नहीं है, आप लोग अपने आप से सवाल नहीं पूछते हो। 2-4-5 फैक्ट्रियां थी, 2-4 इंडस्ट्रीज थी। जब बंटवारा हुआ था, आपको क्या लगता है कि
मोहम्मद अली जिन्ना मान गए कि नहीं हमें 2 ही दे दो, भारत में सब रख लेगा। क्या बात करते हो यार। साइज ऑफ लैंड के मुताबिक, सुन लीजिए पहले, साइज ऑफ लैंड के मुताबिक प्रोपोर्शन में ही चीजें भारत और पाकिस्तान के बीच बांटी गई और हर चीज उसी प्रोपोर्शन में बटी है। तो ये जब कोई कहता है ना कि हमारे को तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं गया, ये नहीं दिया गया, वो नहीं देगा, आप लोग बेवकूफ हैं, जाहिल हैं। क्योंकि आप लोग ऐसा कह के अपने ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का इंसल्ट करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। आप लोग उनके लिए फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। फिर आपको लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना मान गए होंगे कि हाँ ठीक है, दो इंडस्ट्री, हाँ ठीक है, दो। अच्छा यही मिलना है, अच्छा ठीक है दे दो। जी नहीं सर, जाकर ढंग से पढ़ेंगे। उस समय के लाहौर के जहां पे आप बैठे हुए हैं, यह हब हुआ करता था बिजनेस का और एजुकेशन का। एक उधर हब था कोलकाता और एक इधर हब था लाहौर। दिल्ली भी उतना बड़ा हब नहीं था। और आप कहते हैं कि आपको कुछ मिला नहीं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाहौर में थी। आप अपनी हिस्ट्री जाकर पढ़िए ढंग से। दिक्कत यह है कि आप लोग अपनी हिस्ट्री ढंग से, जो न्यूट्रल हिस्ट्री, आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब रोना गाना चालू कर देते हैं कि हमारे पास था ही क्या, हमारे पास था ही क्या। हर वो चीज बराबर प्रोपोर्शन में बांटी गई है। अगर भारत के पास 80 इंडस्ट्री थी तो भारत के पास आपसे 7 गुना बड़ा लैंड भी था, आपसे 7 गुना बड़ी आबादी भी थी। हर चीज प्रोपोर्शन में बटी है। और आपको लगता है कि मान लीजिए आप 2 भाई हो, आप 2 भाइयों में बंटवारा हो रहा हो, एक भाई को कम मिल रहा है और एक को ज्यादा मिल रहा है, और दूसरा जिसको कम मिल रहा है वो मान लेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसको बेवकूफ बनाते हैं आप लोग यार, अपने आप को। ये उसमें वो आगे थे। उसके अंदर दूसरी बात यह है कि उनके पास एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस है, और हमारे पास एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो मुख्तलिफ धड़ों से मिलकर बनी थी और उसने एक नेशनलिज्म का नारा लगा के लोगों को इकट्ठा किया था। वो सब कुछ हो गया। इंडिया ने वो वाली बुनियाद को यूज़ करते हुए सीटो सेंटो जब हुआ तो वो एक मजबूत पोजीशन पे मौजूद थे, कांग्रेस वहाँ पे मौजूद थी, तो वो स्टैंड ले सकते थे। हमारे यहाँ पे डिक्टेटर पावर में था। अब हम दे देते हैं इल्ज़ाम सारा पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन सीटो सेंटो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साइन किया, वो एक डिक्टेटर ने साइन किया। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो सियासी पार्टीज पे हम जो सा वो इल्जाम लगाने के लिए देखना चाहिए वो किया किसने। आपने ये बोला कि रेस स्टार्ट हुई, वो रेस में ही पहले थे, आगे थे, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। 80s तक हमें ये जब हम बुक्स में पढ़ते हैं बताया जाता है पाकिस्तान एशियन टाइगर था, पाकिस्तान बहुत तेजी से जीडीपी और ये सब कुछ बेहतर चल रहा था, इंडिया में गुर्बत थी। अब तब हमें याद नहीं था आ रहा कि वो रेस में हमारे से आगे थे। तब तो हम मतलब ये कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ गुर्बत बहुत है। आज हम ये कहते हैं कि वो रेस में आगे थे, तो मतलब नहीं, रेस में आगे से मुराद ये थी कि जो आपने मुझसे सीटो सेंटो का सवाल किया ना, कि सीटो सेंटो में इंडिया नहीं गया, हम गए। मैंने उसका जवाब दिया कि इंडिया के पास बारगेनिंग पोजीशन थी इसलिए वो नहीं गए, हमारे पास वो बारगेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरा जब हम करते हैं कि जी 2000 हाँ कि जी 9/11 हुआ, सर आपने उसका जवाब बाद में दिया। आपने 1947 से शुरुआत की, जब सीटो सेंटो का कोई मसला नहीं था, जब बंटवारा हुआ था। आपने उस वक्त कहा कि हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज थी और उनके पास 8-10 इंडस्ट्रीज थी। अपनी बातों से पलटिए मत सर, रिकॉर्डेड बातें। हुआ, हम चले गए, एक बाहर वाली फॉरेन वॉर का हिस्सा बन गए, तब भी बारगेनिंग पोजीशन हमारे पास क्या थी? ठीक है, उस पर भी बहस हो सकती है कि थी, हमें थोड़ा कम कर लेना चाहिए था, लेकिन बारगेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरी बात ये कि इकोनॉमी की बुनियाद 1990s तक ये बात बहुत पॉपुलर है कि जी इंडिया जो है वो 1990s तक पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे, पाकिस्तान आगे जा रहा था, एशियन टाइगर थे, कहा यह जाता है। हाँ कहा यह जाता है, लेकिन बुनियादें हम नहीं देखते। हम भूल जाते हैं कि रूट्स क्या थी। हमारी इकोनॉमी की जो उस वक्त पोजीशन थी उसकी रूट्स ये थी कि हमें फॉरेन एड आ रही थी, आर्टिफिशियल एक हमने बबल क्रिएट किया हुआ था, वो बाद में बस्ट हो गया। इंडिया ने 1990s में IITs पे पैसा लगाया, आज वो IITs के जरिए लोगों को वो 1990s में नहीं लगाया सर, पता ही नहीं है कुछ आप लोगों को। जाकर पढ़िए कि IIT हमने कब खोली। और आपकी इकोनॉमी आगे थी 1947 से लेकर 2024 तक
कोई एक साल बता दीजिए जब आपकी जीडीपी हमसे ज्यादा हो। कोई एक साल बता दीजिए। इकोनॉमी का पैमाना तो यही है ना। आप टोटल जीडीपी बता दो, किसी एक ईयर, किसी एक दिन, किसी एक महीने, किसी एक घंटे, किसी एक मिनट भारत की जीडीपी से आप आगे निकल गए हो, तब तो बात मानी जाए यार। को वो गूगल पे चेयरमैन जो सीईओ बन जाते हैं, जो एक पॉपुलर बात बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, यूट्यूब कह लें हर आप जगह। या माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सी ऐसी बिल्कुल ऐसे वो क्या होता है कि इकोनॉमी की जो पूरा सर्कल है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जब खड़ा होता है, तो हम जो होती है, जो हमारी पुरानी ओल्ड इंस्टीट्यूशन होती हैं, जैसे फ्यूडलिज्म है, ये जो अजारादारी निज़ाम है, इसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं, पाकिस्तान जागीरदारी निज़ाम से आज तक छुटकारा हासिल नहीं कर सका। उसके लिए भी ये है कि जी बारगेनिंग पोजीशन शुरू में नहीं थी, इंडिया ने 1948 के अंदर ही उसको बैन लगा दिया, हम नहीं लगा सके, रिफॉर्म्स किए उन्होंने। बिल्कुल हम नहीं कर सके। तो हमारी इकोनॉमी की बुनियाद हमेशा क्या रही है कि जगीरों पे हमने पैसा कमा लिया, इन चीज़ों पे। उन्होंने 1990s में फैसला कर लिया कि अब हम ओल्ड इंस्टीट्यूशंस पे रिलाई नहीं करेंगे, हम अब एंटरप्रेन्योरशिप को हम देंगे, हम उसको सराहेंगे, और हो गया। तो उसकी वजह से आज मेरे ख्याल से चेंज, तब भी पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं था, ये सिर्फ पॉपुलर ओपिनियन बनाने के लिए 1980s में जो ज़िया ने हमारे यहाँ पे आगे एक्सट्रीमिज्म फैलाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी बातें। एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिज्म? एक्सट्रीमिज्म, मैं तो उसको एक्सट्रीमिज्म ही कहूँगा, क्योंकि पंजाब के अंदर बैठे लोगों के लिए उसको इस्लामिज्म कहना आसान बात है, लेकिन हमारे भाई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से भी बैठे हैं, इन्होंने उन चीज़ों का असर देखा है कि शिया सुन्नी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, वो एक्सट्रीमिज्म फैलाया गया, इस्लामिज्म हरगिज़ नहीं फैलाया। बड़े नारे लगे हम उस जी करूँगा। ये जो इन्होंने आपने कहा ना कि हम एक आर्टिफिशियल बबल के अंदर थे और हमें फॉरेन एड्स आ रही थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ है कि जो हमने ये सुना है कि यूब के जो दौर है वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, बिल्कुल थी। अच्छा, ये बिल्कुल थी, लेकिन इस डेकेड ऑफ डेवलपमेंट्स के अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं लेटर ऑन पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, अब देखें ना, जब यूब का इरा ख़त्म होता है और भुट्टो का इरा स्टार्ट होता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरे हालात में चली जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं, अच्छा ये क्यों ऐसा हुआ कि हम तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में थे, तो एक सडन डिक्लाइन आता है, इसकी वजह क्या थी? तो मैं एकेडमिकली इसमें थोड़ा सा ये कहा जाता है वो 1971 में थोड़ी वार, वो सुने, मैं आपको एक आर्गूमेंट बिल्डअप करने दें, मैं इसको एकेडमिकली लिंक करूंगा। ये सैयद अकबर जैदी अपनी बुक में लिखता है पाकिस्तान से इकोनॉमी के अंदर, वो ये कहता है कि मसला ये था कि उस वक्त हम ग्रो कर रहे थे, लेकिन वो ग्रोथ किस चीज़ की थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी। अब हमने देखना है कि पाकिस्तान की जो जितनी भी पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो बेस थी लैंड पे। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हमने बिल्कुल साइड पे कर दिया, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको उठा दिया। अब उससे क्या हुआ कि एक रैपिड ग्रोथ आई। पहली बात हमने ये देखना है कि रैपिड ग्रोथ आई कहाँ पे थी, आई कहाँ पे थी, नहीं आई कहाँ पे थी, वो आई थी तमाम सूबों के अंदर, खुसूसन पंजाब के अंदर जो अर्बन एरियाज से और हब थे, जैसे कि पंजाब, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद सबसे आगे। अच्छा फैसलाबाद, अच्छा इन सिटीज़ के अंदर आई। पीछे चले जाओ तो बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, ये लोग बहुत ऊपर चले गए। अब यहाँ से हमने देखा कि ये 20-22 ख़ानदानों की जो इंडस्ट्रियल पावर आती है, ये इकोनॉमिक जाइंट बनते हैं, लेटर ऑन फिर जो है ना वो पावर के साथ अलाइन करते हैं, और वो आज तक हमारी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये बेसिकली वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की भी एक काइंड ऑफ मिथ है। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है, ब्रेक लेते हैं अजान की वजह से, उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये 5 मिनट दें, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में। जी, अजान की वजह से हमने ब्रेक ली और अभी वहीं से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पास्ट की बात कर रहे थे, हिस्ट्री, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं, कहाँ पे जाके इंडिया ने ये सोचा कि अब हमने डेवलपमेंट की तरफ काम करना है? हमने जो उनसे, जैसे आपने बोला IIT, तो उस टाइम पे हमारा क्या फोकस था, हमारा क्या विजन था, उनका क्या विजन था? अच्छा जी, मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए कर दूं, क्योंकि आजकल मैं वही बात करता हूँ ना कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना आसान है, लेकिन असल में उनकी जो रूट्स हैं ना उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। 1990s में आप जाएंगे, इंडिया भी डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, उन्होंने इवन अपना, हाँ बिल्कुल, गोल्ड भी अपना उन्होंने उनको दे दिया था, तो उनमें मसाइल थे। ये क्या होता है कि जब आप क्रॉस रोड्स पे आते हो ना, तब भी इस तरह के डिसीजंस आते हैं कि क्या आपने आगे अब डेवलपमेंट करनी है या आपने अपने कंट्री को ख़त्म करना है, डिज़ोल्व हो जाएगा, सारे इलाके अलग अलग हो जाएंगे। 1986 के अंदर वहाँ खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पे थी, वहाँ पे भी यही नारे लगते थे कि या हम अलग हो जाएंगे या हम हमारी डेवलपमेंट का कुछ करें। 86 में खालिस्तान मूवमेंट पीक पर थी।
आई थिंक इंदिरा गांधी 84 में मरी थी, या ऑपरेशन ब्लू स्टार तो 84 में हुआ था, और उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया था। तारीखों में गड़बड़ रहते हैं पाकिस्तानी हमेशा। क्रॉस रोड्स पे आए, आज हम भी उन्हीं क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। हम भी ये देख रहे हैं कि क्या या तो हमारा जो कंट्री है वो डिसॉल्व कर जाएगा, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा। हाँ, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। हाँ, क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, यहाँ डिसीजन लिया जा सकता है। और डिसीजन में किसी पार्टी के हक में बात नहीं करना चाहता कि जी फलां पार्टी इसका सोल्यूशन है या फलां पार्टी। इसका सोल्यूशन हम ही लोग हैं जो आज यहाँ पे बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि ये किसी पार्टी ने चेंज नहीं लाना, ये चेंज मैंने लाना है, ये चेंज इन्होंने लाना है, ये चेंज यूथ ने खास तौर पे लेके आना है। हम हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, पार्टीज को। अच्छा, मैंने ये सवाल मेरा ये था कि जब वो IIT कार्य के ऊपर उनका फोकस था, हमारे यहाँ पे क्या क्राइसिस चल रहे थे, हमारे यहाँ पे क्या विजन था, जिसकी वजह से हम देखें नज़र तो होती है ना, जैसे हमारी अभी इंडिया पे है, हमें पता है कि भाई इंडिया इस टाइम 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, हमें पता है वो अपनी मर्सिडीज बना रहा है, हमें पता है वो ऑयल रशिया से ऑयल लेके आगे यूरोप बेच रहा है। वो बेच रहा है, ये सब पता है। हमने तब क्यों नहीं IITs पे या इस तरह यूनिवर्सिटीज पे फोकस किया, UET पे फोकस किया, और हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट थे, क्यों नहीं फोकस किया? ये फोकस इसलिए नहीं किया, वही बात है कि वो उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स थी ना, वो यही थी कि हम जो थे वो कुछ धड़ों को कुछ सपोर्ट करना चाहते थे। और उस वक्त हम ताज़ा अभी ज़िया ने जो हमारे यहाँ पे मुहाजिर कल्चर स्टार्ट किया था, उसकी रिपरकशंस देख रहे थे 1990s के अंदर। और फिर क्या हुआ, एक बहुत ही उम्दा बात यह है कि 1990s के अंदर आप 1990 से 2000 में देख लें कितनी हुकूमतें तब्दील की गई हैं। जब ऑलमोस्ट चार हुकूमतें जब की जाएं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लगे, तो अगले 10 साल के लिए फिर मार्शल लॉ लग जाए। तो उस दौर के अंदर आप कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं कि हम IITs लगाएं, UET पे फोकस करें। इवन हमने कोशिश की कि हम मेडिकल कॉलेजेस पे फोकस करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, और हमने किए भी। अभी हमने अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पे फोकस किया, लेकिन हमने अपना फ्यूचर का विजन नहीं देखा कि फ्यूचर की दुनिया IT की दुनिया, इंजीनियरिंग की दुनिया, हमने उस पर पैसा नहीं लगाया। लेकिन इसमें होपलेसनेस या पेसिमिज्म का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हम अभी भी ये क्रॉस रोड्स पे खड़े ये फैसला कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर मुझे ये बताएं, मेरा यही सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जब वो IITs पे या यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर रहे थे, उस टाइम हमारा फोकस कहीं ना कहीं जिहाद की तरफ था, अफगानिस्तान की तरफ था, या हम वार इन टेरर में घुसते जा? देखिए जी, ये लगता नहीं, ये फैक्ट है, और ये अब पूरी दुनिया मानती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। ये बात तो होगी, मैं एक्चुअली इनकी बात को ज़रा कैरी करूँगा कि मैं पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन ना लोग हिस्ट्री में भी करते हैं, आज भी करें, आगे भी करते रहेंगे। मैं पाकिस्तान की सेम आज की सिचुएशन को एक और कंट्री के साथ ना थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ, फ्रांस के साथ। 3, 4, 5, 6 मसले कॉमन थे हमारे आज के और उनके फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। सबसे पहला मसला क्या था उनका कि वहाँ पे डेस्पोटिक हुकूमत थी, ठीक हो गया। दूसरा मसला ये था कि वहाँ पे 2-3% अशराफिया थी, रिलीजियस प्लस नोबिलिटी एंड एरिस्टोक्रेट्स। उन्होंने मिल के ना पाकिस्तान के मैक्सिमम रिसोर्सेज पे और फ्रांस की मैक्सिमम रिसोर्सेज पे और उनकी जो पॉलिटिकल स्फेयर पे ना उन्होंने कब्जा किया हुआ था। आज एलीट कैप्चर कह रहे हैं, आज एलीट कैप्चर कह रहे हैं। 2 मसले हो गए। तीसरा मसला ये था कि हमारी जो टैक्सेशन है, उस वक्त वो लोग टैक्स नहीं देते थे जो लीड थे, बाकी सारे लोग टैक्स दे रहे थे। आज पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला है। अच्छा, लेकिन बहुत से जो एक्सपर्ट राइटर्स हैं, जैसे मैं 2-3 का नाम ले सकता हूँ, पॉल कैनेडी हो गया, डेविड थॉमसन हो गए, ये राइटर ये एनालिसिस करते हैं कि अगर उस वक्त जो उनके अवाम थी, गरीब कॉमनर्स थे, जो अवाम गरीब थी, आम अवाम जो थी, जो 96-7% अवाम थी, आप हिसाब लगाएं, अगर उनके मुतालबे मान लिए जाते ऊपर वाली सरकार की तरफ से, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा, अब मुतालबे क्या थे, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। मुतालबा ये था कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, आप लोग भी दें। पहला मुतालबा। कमाने वाले हम हैं, ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कमा नहीं रहे। कमा कौन रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, आप काम रहे। अच्छा, मेरी वजह से मुल्क चल रहा है ना। जब मेरी वजह से मुल्क चल रहा है तो पावर भी मुझे मिलनी चाहिए। यही आज की डिमांड है। अच्छा, अब करना क्या चाहिए कि पैसे मैं दे रहा हूँ तो शेयर कम करके मेरा काम करके अपना बढ़ाओ, पहला काम। दूसरा काम आपने क्या करना है कि पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर आपका शेयर मैक्सिमम है, मेरा है ही नहीं है, तो ये शेयर मुझे भी ट्रांसफ़र किया जाए ताकि काइंड ऑफ एक इक्वालिटी पैदा की जाए। अच्छा, ये चीज़ें अब ये राइटर ये एनालिसिस करते हैं कि अगर उस टाइम के अंदर ये काम हो जाते तो फिर क्या होना था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आता। हमारे मुल्क के अंदर भी जैसे इन्होंने कहा ना कि हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ नहीं थी,
आज भी ये सारे काम पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर ही ये सारे होने हमारी वजह से हैं, लेकिन इनकी फाइनल स्टेज कौन सी है? पॉलिटिकल। लगता है यहाँ पे भी इनकलाब आने वाला है। आपको नहीं, इनकलाब पे बाद में जाता हूँ मैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा इंकलाब आए, लेकिन ये इंकलाब ही है जो आज हम बात कर रहे हैं। 1980s का बंदा अगर बैठे हो, आप उस जनरेशन से बात करो, वो कभी ये बात भी नहीं खुल के कर सकते थे। अभी कुछ दिनों पहले री इमेजिनिंग पाकिस्तान ने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक सेमिनार करवाया, सेशन करवाया। उसके अंदर लोग उन्होंने बुलाए डिफरेंट अफेयर से, उन सब ने आके खुल्लम खुल्ला, जिसे कहते हैं कि ओपनली ये बात की है कि ये मसाइल हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे आजकल ओपनली बात हो रही है। ये बात आज तक पिछले 20-30 साल पिछली जनरेशन बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये मैं एक बात करना चाह रहा था कि पहली बात तो हम ये समझ लें कि हर मुल्क की एक इंडिजिनस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कल्चर होता है और उनकी एक बैक हिस्ट्री होती है, प्लस रिलीजियस। ये 4-5 चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिन ममालिक के अंदर फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, इवन चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो आए हैं, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में इस टाइप का रेवोल्यूशन आए, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐड करूँ अगर आप इजाज़त दें। आपने ये बोला कि कल्चरल हिस्ट्री होती है, रिलीजियस हिस्ट्री होती है। मेरा थोड़ा तल्ख सवाल होगा, पाकिस्तान में कोई आपको नहीं लगता कि अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पे? यानी कि जहाँ पर गुर्बत सब ये सब इश्यूज हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता हमने फॉलो तुर्की को करना है या यूएई सऊदीया को करना है। हमें यही नहीं पता हमने यूएसए जब आनी है तो यूएसए को फॉलो करना है। हम तो खुद अभी मेरे हिसाब से तो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। सच्ची बात है, पंजाबी जी कहते हैं मेरे घर दा मसला मैनू पता, मेरे घर दी किरली जड़ी है, मतलब जो छिपकली होती है उसको कौन सी जूती मारनी है। ये हमें अपने मसाइल ना हमने खुद बताने। जितनी भी कौमें हैं, अब मुझे बताएं ना, दुनिया के अंदर जहाँ भी रेवोल्यूशन है, क्या उन्होंने दूसरे मुल्क से मिलके हेल्प ली जा सकती है, मोटिवेशन ली जा सकती है, इंस्पिरेशन ली जा सकती है, सीखा थोड़ा बहुत हेल्प ली जा सकती है। मसले हमने हमारे अपने हैं, ये इंडिजिनस हैं, उनके मसले मैंने ही निकालने हैं और उनका हल भी मेरे ही है। ये मेरे ही क्रिएट किए हुए, ये आपने नहीं किए, ये बाहर से आगे किसी ने नहीं किए। दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा जी बात करके। और मुझे लास्ट में ये बताते हैं, देखें हमने बहुत से इश्यूज के ऊपर डिस्कशन की, क्रिटिसाइज किया, इन शॉर्ट ये कह लें, लेकिन अब हम लास्ट में इसके हल की तरफ अगर आए, आपको लगता है एक तो ये कि हल हो सकता है, दूसरे नंबर पे कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी या मैं और आप करेंगे? ये मेरे ख्याल से वे फॉरवर्ड यही है कि हम आज अब ये बात समझ लें कि हम, जैसे इन्होंने कहा कि इंडिजिनस सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब इंडिजिनस सॉल्यूशन से मुराद क्या है? एक तो ये सॉल्यूशन है कि जी हमने इकोनॉमी का क्या सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए सीधी सीधी बात है कि हमें जो हमारा जो ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमने इकोनॉमी की बुनियादें पुरानी रखी हुई हैं 20वीं सदी की, उसे रेवोल्यूशनाइज करना है। हमारे पास जब हम क्रॉस रोड्स पे आ ही गए हैं, हमारे पास डिफॉल्ट का खतरा है ही, तो आज हमें हार्ड लाइन डिसीजन ले लेने चाहिए कि जी हमने अब फोकस करना है अपनी यूथ पे, जैसे आप हैं, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है और आईटी की तरफ जाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। इकोनॉमी का सोल्यूशन ये है, पॉलिटिक्स का सोल्यूशन यही है कि जिस तरह आप बाकी सारे धड़ाबंदी हो गई है, एक हम देख रहे हैं पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, तो इनको अगर हमने डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाना है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग रह के पोलराइज तरीके से नहीं निकल सकता। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को पोलराइज कर देती हैं, फिर वो तीसरी ताकत के पास फिर वैक्यूम बन जाता है, वो फिर आ जाते हैं। तो हमेशा ऐसा ही पाकिस्तान में ऐसा ही होता आया। अच्छा चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए मेरे हिसाब से इसका एक ही उपाय है, सड़कों पर निकलिए, जीरो से शुरू करिए, रीस्टार्ट करिए। पाकिस्तान को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वरना काम नहीं होना है। क्योंकि आपकी आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, वो किसी को भी कुछ नहीं करने देगी, क्योंकि उसके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा ना पंजाब पुलिस की क्या कुटाई की है पाकिस्तानी आर्मी ने, कुत्तों की तरह मारा है पंजाब पुलिस के लोगों को, कुत्तों की तरह। अब आप सोचिए, आपके ही देश के दो इदारे, एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्लस वीआईपी प्लस समथिंग जो भी है आर्मी आपकी, वो दोनों आपस में भिड़ गए। कई जवानों ने अपनी वर्दियां जला दी, पंजाब पुलिस के जवानों ने। इतनी बेइज्जती हुई है ना भाई। आर्मी वाले बूट से मार रहे हैं, बंदूक से मार रहे हैं, बट से मार रहे हैं। कितनी बेइज्जती हुई है। और ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपके सिक्योरिटी के दो इदारे ही आपस में लड़ रहे हैं। सर ये संकेत हैं फ्रैक्शन होने के, फ्रैक्शन बढ़ने के। पहले लोगों और आर्मी के बीच में फ्रैक्शन बढ़ा, नेताओं और आर्मी के बीच में फ्रैक्शन बढ़ा,
अब पुलिस और आर्मी के बीच में फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ये सब किधर को संकेत दे रहे हैं? लड़ाई छिड़ने वाली है अंदर से, आज नहीं 5 साल बाद सही। ये बिल्डअप हो रहा है ना, संकेत हैं ये संकेत हैं। जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो यही चीजें होती हैं। धीरे 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 अब ये बढ़ेंगी चीजें, तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा, पूरी तरह से ओवरऑल करना पड़ेगा। आप लोगों को बताना पड़ेगा, आर्मी को और आप अपने नेताओं को, कि देखो जनता की पावर है, आवाम के पास पावर है और वो पावर आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर नहीं दिखाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अब वो 76 ईयर्स पहले वाली आर्मी नहीं है कि वो जनता की उससे डर जाएगी। उसने हर जगह अपने बंदे फिट कर दिए। आप जाकर पाकिस्तानी हो ना, आप चेक करो, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर रिटायर्ड फौजी बैठा हुआ है, जो सिविल इदारे हैं आपके, फौजी बैठा है वहां पे रिटायर्ड। क्यों? वहां सिविल बंदा क्यों नहीं बैठा है कोई? आपकी क्रिकेट टीम को आर्मी की ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? आपने कभी सुना है किसी देश की क्रिकेट टीम को उसकी आर्मी ट्रेंड कर रही है? क्यों? मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए ना। अपनी पकड़ दिखाने के लिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका सुपार्को हो, चाहे दूसरे इदारे हो, हर जगह हमारे लोग बैठे हैं, की पोजीशंस पे उनके लोग हैं, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, आप हिल भी नहीं सकते। आम आवाम, भेड़ बकरियां हैं, उन पर काबू पाने के लिए फौजी बिठा दिए गए और वो इतने अब पावरफुल हो चुके हैं कि आप उनको हरा नहीं सकते। अब नामुमकिन है। ये एक ही सूरत में हो सकता है जब पूरी आवाम सड़कों पर उतर जाए और 1 to 1 मुकाबला हो, तभी मुमकिन है कि पाकिस्तान को बचाया जा सकता है, वरना पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। बताइए, जिसको आपने मैंडेट दिया, वोट दिया, वो बंदा आपकी आंखों के सामने जेल के अंदर है और आप लोग अब तक घरों में बैठे हुए, अभी तक उसे निकाल नहीं पाए। कुछ करिए, अपने पाकिस्तान को बचाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वाकई में हमारी हिस्ट्री में ना बड़ी गुडब्रेशन है, तब्दीली है, चेंजेस हैं। अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो हमें ये पढ़ाया गया है कि जितनी हमारी वॉर्स हैं हमारी बुक्स के अंदर, वो पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी। बाकी मैं आप भाई की बातों पर भी आता हूँ। हाँ, जितनी वॉर्स हैं हमें में ये लिखा है। नहीं, बुक में साथ लिखा है कि इंडिया ने स्टार्ट की थी। सॉरी, मिलट बोल गया। लेकिन जब न्यूट्रल मीडिया पढ़ा, न्यूट्रल बुक्स पढ़ी, कुछ चीज़ें, इंटरव्यूज पाकिस्तान के साबका एयर मार्शल, आर्मी चीफ या इस तरह के बड़े लोगों के सुने, तो थोड़ा सा पता चला कि यार नहीं, कुछ चेंजेस हैं। वॉर्स तो हमने शुरू की हैं, लेकिन मुद्दा सारा हमने इंडिया पर डाल दिया। फिर हमने बात 48 की बात की, कश्मीर जो है वो हमारा है, हमारी शहर आज्ञा है। लेकिन उस पर भी जब देखा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो हमारा फिर कैसे होगा। फिर जब 65 की बार हुई, उसमें थोड़ा सा फिर भी मैच करती हैं चीज़ें कि चले हारे तो नहीं, लेकिन इक्वल चीज़ें रही हैं। कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने मतलब कि ना कब्जा कर लिया था इलाकों पर, कुछ पर इंडियन आर्मी ने फिर बाद में एग्रीमेंट के ज़रिए वो वापस दी गई। उसके बाद जब 71 में आते हैं वो, तो फिर उधर तो गुड़ करने की ज़रूरत नहीं बचती। उधर तो दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमारी आर्मी ने, 93,000 सरेंडर करके। उसके बाद 99, मतलब कि जितनी स्टेप बाय स्टेप हमारे और इंडिया के दरमियान हुई है ना। और ये भी मैंने पढ़ा, अब ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है। हिस्ट्री गलत इसलिए कि मैंने पढ़ा कि जो पाकिस्तान को 75 करोड़ मिलने थे, उसमें से कुछ करोड़ रुपए मिले, उसके बाद नहीं मिले। ना मिलने की वजह भी यही थी कि जो थे ना इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन रहबर जो थे, रहनुमा थे, वो समझते थे कि अगर पाकिस्तान को सारे पैसे इकट्ठे दे दिए तो ये असला खरीद कर पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। और उस पर
जो गांधी साहब थे, महात्मा गांधी साहब, उन्होंने मौन व्रत रखा या एहतजाज किया, तो उसके बाद वो कुछ पैसे फिर पाकिस्तान को मजीद ही मिल गए। तो ये भी पाकिस्तान बुक्स में पढ़ाया जाता है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें, जो महात्मा गांधी वाली बात ना, वो काफ़ी हद तक ठीक है। ये चीज़ इंडियंस भी मानते हैं कि महात्मा गांधी ने इस चीज़ पर धरना दिया था, मौन व्रत रखा था, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। उनका तो ये था कि पाकिस्तान का जो हक बनता है वो उस वक्त उनको दे दिया जाए, लेकिन थोड़ा लेट मिला सही, लेकिन थोड़ा लेट लिया। अभी भी, बल्कि ये भी सुन ले, फिर पाकिस्तान बुक्स में मैंने पढ़ा, मुताले पाकिस्तान बुक में अभी भी 15 करोड़ के 10 के 15 करोड़ हमारे इंडिया के पास मौजूद है। ज़्यादा भाई है, मतलब 15-20 करोड़ इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 करोड़ अभी रहते हैं। तो ये तो थी हमारी हिस्ट्री। फिर वो भाई ने बात की इंडस्ट्री की, तो बिल्कुल आलोचना की बात से मैं भी एग्री करता हूँ। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट होनी थी ना, रिजर्व नहीं कि बता कि सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान को मिल जाती। इंडिया एरिया में हमसे 6-7 गुना बड़ा है, तो सारी बात अगर हमें उनको 6-7 इंडस्ट्री आनी चाहिए तो हमें 1 आनी चाहिए, उनको अगर 21 आनी चाहिए तो हमें 3 आनी चाहिए। तो फिर भी हमारे पाकिस्तान में काफ़ी इंडस्ट्री हमें मिली उस लिहाज से। लेकिन ये भी, हाँ, ये वो भाई बातें करता रहा जो हमारी बुक्स में है। हमारी बुक्स में यही है, जितनी इंडस्ट्री थी इंडिया को दे दी गई। कब पेपर बनाने की फैक्ट्री दे दी गई, हमारे पास पेपर नहीं था, हमारे पास इंतज़ाम नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। मतलब एक शिकायत की लंबी लिस्ट है मुताला पाकिस्तान में, यूँ हुआ यूँ हुआ यूँ हुआ वो यूँ हुआ। तो एरिया वाइज मिलनी थी। ओके, एरिया वाइज मिलनी थी, लेकिन फिर भी कम ही मिली है पाकिस्तान क्या को। चीज़ आपको कामयाबी क्या तुम चाहते हो इंडिया से? इंडिया देखें कि कोई भी बैंक में जब ठिंगा पाकिस्तान मिलेगा, ठिंगे के साथ और नहीं, पाकिस्तान आप लोग की नहीं बात कर रहा हूँ, जब पार्टीशन हुआ था मैं तब की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बैंक को तकरीबन कोई 1-2 इतनी कंफर्म नहीं है मुझे, मैंने पढ़ा जो मैंने, तो मैं वो बात नहीं करूँगा जो मैं मुताला पाकिस्तान में, क्योंकि हो सकता है वो झूठ भी हो, और उसमें तो बड़ा डिटेल के साथ लिखा, बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने उसमें पढ़ा, लेकिन मैं वो बात नहीं यहाँ पर करना चाहता। हो सकता है शर्मिंदगी होती है। नहीं, अब देखें कि सच से उससे ये तो हमें पता चल चुका है कि ये जो हमारी बुक्स है ना, इसमें जो काफ़ी हद तक लोग सामने फिर शामिल बैंक्स है। दिखाया नहीं, जो नॉन मुस्लिम कितने ओन करते थे, फिर फैक्ट्रीज दिखाई हैं कितनी नॉन मुस्लिम ओन करते थे, मुस्लिम कितनी ओन करते थे, तो ये सारी डिटेल दिखाई है। अब वो स्टैटिक्स तो हमें याद नहीं रहा यार, लेकिन एक चीज़ बड़ी याद रह गई, वो ये याद रह गई कि IIT 1951 में बनी थी, और उसकी बुनियाद किसने रखी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 1951 47 में इंडिया आज़ाद हुआ, 51 में, यानी कि राइट 4 साल बाद जो स्टेबल हुआ। अभी तो ये पाकिस्तान इंडिया की जंग ना होती तो हो सकता है 1948 या 49 में वो बुनियाद रख देते, जो तो इंडिया थोड़ा सा जंग में हो गया। तो उसके बाद फिर चेक करें पाकिस्तान का आइन कब आया और इंडिया का आइन कब आया। कौन सा आइन है? चले एक आया था, उसको कोई आइन नहीं डिमोलिश आया। कर दिया गया। पाकिस्तान का आइन कोई 1956 आइन नहीं में भाई। आया, 62 में आया, अब 93 का अभी ऑन गोइंग है। ये देखो ये कब, मगर इसको भी कई मरतबा पामाल किए गए, अभी भी पामाल ही है। वो आइन कोई नहीं है। आइन आर्मी आइन के जूते के आगे के लिए जूता होता है ना, उसके नीचे पड़ा हुआ एक आम सा कागज का टुकड़ा है, बस। इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं आइन की। आइन क्या होता है? आइन कुछ भी नहीं है। आइन सिर्फ तुम्हारे मेरे लिए है, आम लोगों के लिए आइन है। जो गरीब है उसके लिए आइन है, अमीर के लिए कोई आइन नहीं। आर्मी के लिए तो फिर नाम भी नहीं आइन का, कुछ भी नहीं है। ना आइन है, ना ही हमें आइन की बात करनी चाहिए, ना हमारी कोई अदालतें, ना हमारा रूल है, कुछ भी नहीं है। जंगल का कानून है, जंगल में हम रह रहे, ये जानवर है, ये पाकिस्तान सारे का सारा जंगल है, हम भी जानवर हैं और इसमें रहने वाले भी जानवर है। तुम तो कहते मैं पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान से करता हूँ, तुम कहते पाकिस्तान के निजाम से नहीं करता। तो पाकिस्तान निजाम किधर कहीं है? अपना युगांडा में है। पाकिस्तान की सरजमीन, मेरा कहने का सरजमीन के मट्टी से प्यार करते हो? हाँ। मट्टी खाते रहो फिर। नहीं तो तुम फिर क्यों कहते हो कि आई एम शेम टू बी पाकिस्तानी? तुम कहते हो कि माँ, तुम कहते हो मुझे फख्र है, फिर कह रहे हो जंगल में रहते हैं। तुम्हें जंगल पे फख्र है, तुम्हें जानवरों पे फिर फख्र है। दोनों जवाब। तुम फिर जंगल पर फख्र है या जानवर पर फख्र है? खुद ही मान रहे हो जंगल में रहता हूँ, जानवर में रहता हूँ, तो फिर जानवर पर फख्र है तुम्हें? नहीं, इंसान होते हुए तुम जानवर कह रहे हो, फिर जानवर पर फख्र है तुम्हें? नहीं, कौन सा फख्र है? कौन जो हमारे, मुझे कोई नहीं फख्र। मैं वो वाकई कहता था
लेकिन जो चंद एक रोज पहले वाकया हुआ उसने मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दिया। जो कुछ मैं बोलता था उस पर भी कि ये हकीकत में क्या क्या कुछ भी हम ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो अभी ट्रेलर है। ये वाकई और भाई ये भी ट्रेलर है, तुमने ऐसी मूवी तो अभी देखी नहीं है। जो बेचारे, हाँ बलूचिस्तान पर याद आ गया। आज बस जा रही थी पंजाब से, उन्होंने जाना था ईरान। 11 लोग बलोचियों ने बस से उतार कर कत्ल कर दिए पंजाबी। यार पंजाबियों का कसूर क्या है? मैं लोगों का कसूर, अवाम का कुछ नहीं है। बेगैरत है पंजाबी, निकलते नहीं है, गिरबान से नहीं पकड़ते। वो कम से कम गिरबान से तो पकड़ रहे हैं ना, कम से कम लड़ तो रहे हैं अपने हक के लिए। बिल्कुल पकड़। हमारे इतनी महंगाई हो गई, इतना सारा कुछ हो गया, हमें चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उधर नहीं हमारा कोई भी एक्शन लिया गया। नहीं ये एक आर्मी के बंदे के घर में रेड पड़ी है तो तकद्दुस पैदा हो गया, चादर चार दीवारी आ गई आर्मी के लिए। मतलब आर्मी के बंदे आर्मी बंदे हैं और हम जानवर हैं, या हम कीड़े मकोड़े हैं। ये हमारी आर्मी हमें कंसेप्ट दे रही है। वो सही बोल रहे हैं लोग सर कि आपकी आर्मी नहीं, आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए, यकीन कर रहे, बस नहीं चलता इनको, बंदा चिथड़े इनके। ये बिल्कुल वाकई लोग सर की बात बिल्कुल सही है। शुरू से लेकर आज तक पाकिस्तान, मतलब इमरान खान, मैं इमरान को छोड़कर भी पाकिस्तान कितने बेचारे पॉलिटिशियन थे, साफ ही थे, जिनकी चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया। उनकी वीडियोस बनाई गई, उनके बेडरूम की वीडियो बनाई गई, उनकी नंगी वीडियो बनाई गई। उस वक्त हमारी जो थे इदारे किधर बेखरत मरे हुए थे, उनको किसने एक्शन नहीं। एक आर्मी के घर की चादर चार दीवारी तकद्दुस पामाल हो गया जी, पता नहीं दिन और रात एक आदमी ने ठोक दिया अगर पुलिस थाने को। इसका मतलब ये हमारा मुल्क नहीं है, नहीं है ये हमारा, ये आर्मी का मुल्क है, ये हमारी आर्मी का मुल्क है। इसमें रहना में अजाब से ज़्यादा सजा है, जो अजाब है कब्र है ना, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा सजा इस मुल्क में रहने वालों के लिए। और जब इज्जत नहीं है आम बंदे की, पुलिस के इदारे की इज्जत नहीं है, बाकी आम बंदा तो उनके लिए चूंटी से भी गया गुजरा है। बिल्कुल कोई इज्जत है उन्होंने चूंटियों की तरह मसला है अपना पुलिस वालों को। देखेंगे 2 के 3 स्टार होते मेरे ख्याल से SHO के। वो रो रहा था सड़क पर लेटा ASI, वो ASI था थानेदार, उसको तो छोड़े, मैं SHO की बात कर रहा हूँ कि एक थाने का ऑफिसर है, उसको 2 घंटे यार खत्म करो बस, वैसे ना गुस्से में गलत ही ज़्यादा ही बोले जाना। और ये मेरे भाई इंडियन ने अगर दे दिया कहीं एक्स पर तो बड़ी हमारे लिए मुसीबत बन जानी है। लेकिन सच यही है, हमारी आर्मी, ये मुल्क हमारा नहीं है, ये वतन हमारा नहीं है, ये वतन बूटों का है, वर्दी का है, उन्हीं का, उन्हीं की मर्जी से ये चलता है और चलता रहेगा जब तक गिरबान नहीं पकड़ेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक साथ। गॉड ब्लेस यू।